हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास यूनिट नंबर सेकंड केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी कर लिए थे दो क्वांटम नंबर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टू क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूँ इसके बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट होता है और इसकी वैल्यूज़ होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड दीज वैल्यूज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए सेल, मीन एनर्जी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड n कैन नेवर हैव ए वैल्यू ऑफ 0। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि दिया गया सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं है, या सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है या गलत है, सबसे पहले चेकआउट करोगे n की वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। इट विल ऑलवेज हैव 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वैल्यूज। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स मेन एनर्जी सेल। Second was azimuthal quantum number represented by L and it can have value 0, 1, 2, 3 and this value represents a subcell. Value of azimuthal quantum number always represents a subcell, like 0 represents S subcell, 1 represents P subcell, 2 represents D subcell, 3 represents F subcell. Clear? And S is a spherical or subcell, P is a double dumbbell, ठीक है, एंड दिस इज ए फ्लावर शेप सबसेल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड दिस इज ए 3 डायमेंशनल सबसेल। तो हर एजिमुथल क्वांटम नंबर एक सबसेल को रिप्रेजेंट करता है और हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है किसी गिवन सेल के लिए? n-1। किसी पर्टिकुलर सेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो सकती है? n-1। लाइक सबसे पहले देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 सेकंड सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 थर्ड सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 फोर्थ सेल। और ये कहता है ये सेल्स फर्दर डिवाइड हो जाती हैं किसमें? दीज आर द सेल्स एंड दीज सेल्स गेट डिवाइडेड इनटू सब सेल्स। These cells divided into सब सेल। जैसे फर्स्ट सेल कितनी सब सेल्स में टूटेगी? 1 में, 1 S में। 2 सब सेल, दिस विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2S एंड सेकेंड वन विल बी 2P। थर्ड विल डिवाइड इन 3 पार्ट्स, 3S, 3P एंड नेक्स्ट विल बी 3D। 4 विल डिवाइडेड इनटू 4 सब सेल, 4S, 4P, 4D and last one will be 4F. These will be the subcell. पिक्चर क्लियर है? जैसे मैंने बताया था ये सेल आगे सबसेल, ये कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट्स। ओके, अब दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे चेक करते हैं? जो आगे वैल्यू लिखी होती है 1, 2, 2, 3, 3, 3, ये वैल्यूज़ क्या होती हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। F सबसेल always have azimuthal quantum number 3, D सबसेल always have 2। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ। टॉपिक इज थर्ड क्वांटम नंबर इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। दिस इज द थर्ड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जैसे नाम से पता चल रहा है, दिस विल टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल। इट विल टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था ना कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जिस जगह पे सबसे ज़्यादा होती है, द स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसी जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे बोला जाता है ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल ऑफ ML। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंबल ऑफ M और उसके नीचे लिखा जाता है स्मॉल l। क्लियर? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ML? Values of ML will be from +L to
माइनस एल इंक्लूडिंग जीरो, यानी वैल्यूज डिपेंड करेंगी किस पे, एल पे, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर पे। किस पे डिपेंड करेंगी, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर पे। क्लियर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एस सब सेल। सबसे पहले आया था सेल, सेल डिवाइड हुई सब सेल्स में, और सब सेल फर्दर डिवाइड हो जाएंगे किस में, ऑर्बिटल में। क्लियर। सेल, सेल से सब सेल, और सब सेल से क्या बनेगा, ऑर्बिटल। तो एस सब सेल, तो एस सब सेल के लिए क्लियर सी बात है, थोड़ी देर पहले बताया, एल की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो। एल की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो। स्फेरिकल और सब सेल होगी, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अकॉर्डिंग नाउ व्हाट विल बी द एम एल वैल्यूज, तो क्लियर सी बात है, एम एल वैल्यू जीरो ऑफ एल से शुरू होगी ना, सॉरी प्लस ऑफ एल से शुरू होगी, यानी जीरो से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, माइनस ऑफ एल तक, यानी माइनस ऑफ जीरो तक जाएगी। इंक्लूडिंग कितना होगा, जीरो, यानी ओवरऑल सी बात है, ए की वैल्यू है मेरे पास सिर्फ कितनी, एम एल इज इक्वल्स टू जीरो। इसने बोला प्लस ऑफ वैल्यू एल टू माइनस ऑफ द वैल्यू एल और इंक्लूडिंग जीरो। मेरे पास वैल्यू ही जीरो है, तो प्लस जीरो, माइनस जीरो और जीरो, तीनों चीज़ें क्या होगी, सेम। तो कितने यहाँ पे ऑर्बिटल्स बने, ओनली वन ऑर्बिटल। यहाँ पे कितना होगा, ओनली वन ऑर्बिटल इन एस सब सेल। एस सब सेल में मेरे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, दिस विल बी द एस सब सेल ऑर्बिटल। क्लियर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पी सब सेल के बारे में, नाउ आई विल टेक पी सब सेल। पी सब सेल आपको भी पता है, अगर आपको पी सब सेल बोला गया दैट्स मीन एल की वैल्यू उसने कितनी दे दी, वन, तो एम एल की वैल्यू होगी प्लस वन से लेके माइनस वन इंक्लूडिंग जीरो। एल की वैल्यू अगर वन है तो एम एल होगा प्लस वन से लेके माइनस वन तक, इंक्लूडिंग कितना, जीरो। तो एस न पी सब सेल, दिस पी सब सेल गेट डिवाइडेड इनटू कितना ऑर्बिटल, अभी कितने ऑर्बिटल में टूट जाएगी, तीन में। कैसे, एल की वैल्यू एक है तो एम एल होगा प्लस वन, जीरो और माइनस वन, यानी प्लस एल से लेके माइनस एल तक इंक्लूडिंग जीरो। यहाँ पे टोटल हो गए थ्री ऑर्बिटल्स इन पी सब सेल, यानी पी सब सेल के अंदर मेरे पास कितने ऑर्बिटल होंगे, तीन ऑर्बिटल्स होंगे। पी सब सेल के अंदर मेरे पास कितने ऑर्बिटल होंगे, तीन। एक का नाम होगा पी एक्स, एक का नाम होगा पी वाई और एक का नाम होगा पी जेड। एक्स एक्सिस पे बने हुए पी ऑर्बिटल को बोलेंगे पी एक्स, वाई एक्सिस पे बने हुए ऑर्बिटल को बोलेंगे पी वाई और जेड एक्सिस पे बने हुए ऑर्बिटल को बोलेंगे पी जेड। फिर से सुन लो, अगर मेरे पास कोई भी सब सेल दे रखी है तो मुझे उसका एज्यूमिथल क्वांटम नंबर पता है। पी सब सेल का एज्यूमिथल क्वांटम नंबर वन होता है, एस का जीरो होता है। अगर एल इज इक्वल्स टू वन है तो एम एल होगा प्लस वन, जीरो एंड माइनस वन। देर आर थ्री पी ऑर्बिटल्स, तीन पी ऑर्बिटल है। नाम क्या क्या होगा, एक एक्स एक्सिस पे पी एक्स, एक वाई एक्सिस पे पी वाई, एक जेड एक्सिस पे पी जेड। यानी ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, देन दिस विल बी प्लस minus, this will be p orbital x. It is our y axis, then this orbital will be py plus minus and this will be py. If it is the z axis, then this will be your pz orbital plus minus, this will be pz, this is px. क्लियर है। अगर एक्स एक्सिस पे पी बनाया गया है तो पी एक्स है, वाई एक्सिस पे पी बनाया गया है तो पी वाई है और जेड एक्सिस पे अगर पी बनाया गया है तो कितना है, पी जेड। एक पी सब सेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, थ्री ऑर्बिटल्स होंगे। कैसे होंगे, प्लस वन, जीरो और माइनस वन, नेम्ड एज पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, तीन। एस सब सेल में कितना होगा, ओनली एक। इसी तरीके से मैं ये भी देख सकता हूँ, मेरे पास अगर डी सब सेल दे रखी है, कौन से सब सेल दे रखी है इसने, डी सब सेल, तो डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो डी सब सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, डी सब सेल। फॉर डी सब सेल एवरीवन नोज एल इज इक्वल्स टू प्लस टू, एल इज इक्वल्स टू टू, देन एम एल वैल्यूज विल बी, एम एल वैल्यू होगी प्लस टू से स्टार्ट होगी और माइनस टू पे जाएगी, तो प्लस टू, प्लस वन, जीरो, माइनस वन एंड माइनस टू। प्लस वन से स्टार्ट होगी ना, सॉरी प्लस टू से स्टार्ट होगी, माइनस टू तक जाएगी और बीच में क्या आएगा, जीरो। तो प्लस टू, प्लस वन, जीरो, माइनस वन, माइनस टू। कितनी हुई टोटल वैल्यूज़, कितनी हुई गिनो, टोटल कितना हो गया,
5, then d subcell will divided into 5 orbitals. D subcell will divided into 5 orbitals. +2 +1 0 -1 -2, 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाएगी, +2 +1 0 -1 एंड -2। तो डी सबसेल के अंदर, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ 5 ऑर्बिटल्स? नेम लिखने का तरीका है साइक्लिक फॉर्म में x, y और z को लिखो। पहले दो आएंगे x और y, क्योंकि मैं px लिख चुका, py लिख चुका, pz लिख चुका। अब मैं ये नहीं लिख सकता dx, dy और dz, तो मुझे दो का कॉम्बिनेशन लेना है। पहला दो का कॉम्बिनेशन क्या होगा? dxy, तो नेम होगा dxy। yz, dyz, zx, dzx। बताओ, लिखना आ गया? अगर मुझे पहला ऑर्बिटल लिखना है तो x और y ले लूँगा, दूसरा लिखना है y और z ले लूँगा, तीसरा लिखना है तो z और x ले लूँगा। एक रोटेशन कंप्लीट। आफ्टर दैट दूसरे रोटेशन में आप स्क्वायर करोगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी कौन बच गया? z। लास्ट विल बी योर dz स्क्वायर। दीज आर द 5 d ऑर्बिटल्स। कैसे लिखे? पहले लिखो x और y, फिर लिखो y और z, फिर लिखो z और x। क्लियर? एक रोटेशन कंप्लीट। आफ्टर दैट स्क्वायर की फॉर्म में रोटेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाकी कौन बच गया? जेड, डी जेड स्क्वायर। दीज आर द 5 डी ऑर्बिटल्स। और डी सब सेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन द सेम वे अगर मेरे पास एफ सब सेल है, अगर मेरे पास सब सेल कौन सी दे रखी है? एस सब सेल। सब सेल कौन सी है? एस। तो एल की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी? 3। तो एम एल वैल्यूज होंगी फ्रॉम +3 to -3, +2 +1 0 -1 -2। दीज आर द 7 पॉसिबल वैल्यूज। तो एक एफ सब सेल डिवाइड होगी 7 ऑर्बिटल्स में। क्लियर है? एक एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर? एक एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7। मैं यहाँ पे समरी लिख देता हूँ एक बार। एस सब सेल, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर देयर? ओनली 1। कितने ऑर्बिटल होंगे? ओनली 1। और एम एल वैल्यू कितनी होगी? 0। पी सब सेल विल हैव 3 ऑर्बिटल्स, +1 0 -1। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? डी सब सेल 1 2 3 4 5, +2 +1 0 -1 -2, कितने हो गए? 5। एफ में कितने होंगे? एफ सब सेल में कितने होंगे? एफ सब सेल में होंगे 7। 1 2 3 4 5 6, +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है इसमें? दिख रहा है कोई सीक्वेंस? यस, दिख रही है। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1। यहाँ पे कितने? 3। यहाँ पे कितने? 5। यहाँ पे कितने? 7। और अगला है तो उसमें 9 है ना। सारे ओड नंबर, सारे ओड नंबर। एस सब सेल विल हैव ओनली 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल विल हैव 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल विल हैव 5 ऑर्बिटल, एफ सब सेल विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नाउ मेजर पॉइंट, one orbital can have maximum 2 electrons. One orbital can have maximum 2 orbital. हर एक में लिखा है maximum number of electrons. Maximum number of electrons in a cell 2n का स्क्वायर, सब सेल 2 into 2l plus 1. Maximum number of electrons in an orbital 2. तो लाइक इसमें कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं? कितने ऑर्बिटल है सब सेल में? 1। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक में? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? मैक्सिमम 2। नाउ पी सब सेल, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? इन ए पी सब सेल देयर आर 3 ऑर्बिटल एंड ईच ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 3 into 2 कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर इन डी सब सेल? डी सब सेल में कितने? 5। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 5 into 2 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन एफ सब सेल? 7। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो कितने हो गए टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन्स।
यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सब सेल में टोटल कितने 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं। तो दीज वर द 3 क्वांटम नंबर्स। क्या क्या याद करना है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्वांटम नंबर, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर एंड व्हाट द क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स। Principal quantum number represents main cell that will divided into subcells according to the azimuthal quantum number. This subcell will further divide in the number of orbitals according to the orbital angular momentum quantum number. Orbital angular momentum quantum number, and one orbital can have maximum 2 electrons. Now moving to the last and final quantum number, that is spin quantum number. Moving to the fourth quantum number, that is spin quantum number. That is spin quantum number. This quantum number or this property, spinning property, is basically shown by only and only माइक्रो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन सी? स्पिन वाली। ये प्रॉपर्टी सिर्फ किस में होती है? माइक्रो पार्टिकल। यानी ये प्रॉपर्टी जो दिखाई दे रही है स्पिनिंग वाली प्रॉपर्टी, ये किसकी होती है? ओनली माइक्रो पार्टिकल्स की। बड़े पार्टिकल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो रिप्रेजेंट होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एम और सिंपली एस। दिस में भी रिप्रेजेंटेड बाई एस और एम नीचे रख के एस। जैसे एम एल लिखते थे इसी तरीके से क्या लिख सकता हूँ मैं? एम एस। वही बात आती है इसकी बात कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। एन इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस इन 2 वेज। यानी एक इलेक्ट्रॉन जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, ये हमारा सन है एंड दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट द सन इन ए इलिप्टिकल पाथ। दिस इज अर्थ। अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, दिस इज द इलिप्टिकल पाथ। इन द सेम वे इट इज आवर न्यूक्लियस एंड दिस इज द स्पेरिकल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। सॉरी, इसको क्या बोला जाता है? ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करने लग रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करने लग रही है? रोटेट। इसी तरीके से यहाँ से तो ईयर बनते हैं, और अगर अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करती है जिसकी वजह से आपको डे और नाइट मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या मिलते हैं? डे और नाइट मिलते हैं। तो इसके कितने मोशन हो गए अर्थ के? 2 टाइप के। अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन जहाँ से ईयर्स बनते हैं। अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी खुद की एक्सिस पे भी स्पिन कर रही है, तो उससे क्या मिलते हैं? डे और नाइट। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के 2 मोशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। उस मोशन को क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। किसी पी ऑर्बिटल में, कभी डी ऑर्बिटल में, कभी एफ ऑर्बिटल में, किसी न किसी ऑर्बिटल में रोटेट कर रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, ऐसे स्पिन कर रहा है, ऐसे स्पिन कर रहा है। तो यानी इलेक्ट्रॉन का दूसरा मोशन कौन सा होगा? स्पिन मोशन। और वो स्पिन 2 टाइप से कर सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, या वो कैसे रोटेट कर सकता है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 2 टाइप के मोशन है, एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है इस तरीके से, एक अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस पे वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, एक्सिस पे वो कैसे रोटेट कर सकता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करना, अपनी एक्सिस पे स्पिनिंग करना कौन सा मोशन कहलाता है? स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 2 वेज, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, जैसे अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ, तो उससे मुझे मिलता है ईयर्स, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, उसकी वजह से हमें मिलते हैं डे और नाइट। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो स्पिनिंग इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है, दैट गिव्स स्पिन मोशन। उससे क्या मिलता है मुझे? स्पिन मोशन मिलता है। क्लियर है? तो यानी जिस तरीके से अर्थ आपकी स्पिनिंग करती है, इसी तरीके से आपके पास होता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग। इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट अराउंड द ऑन इट्स
एक्सिस इन टू वेज कॉल्ड स्पिनिंग, कॉल्ड स्पिन मोशन। उसका नाम क्या होता है? स्पिन मोशन। इलेक्ट्रॉन अपनी खुद के एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है जिसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी रोटेट करता है जिसको हम उसका ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। दो वे कौन कौन से होते हैं? क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो टाइप की स्पिनिंग होती है। क्लॉकवाइज स्पिन को हम मान के चल वैल्यू देते हैं +12, तो एंटी क्लॉकवाइज की स्पिन की वैल्यू होगी -12। यानी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी टाइप के स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं? दो टाइप के, एक +12 वैल्यू और एक की वैल्यू कितनी होगी? -12 वैल्यू। एक की स्पिन अगर मैं अप स्पिन बोलूँगा तो दूसरे की स्पिन होगी डाउन स्पिन। एक की स्पिन अल्फा होगी तो दूसरे की स्पिन क्या होगी? बीटा। वी कैन टेक एनी ऑफ दीज थ्री वैल्यूज। +12 और -12 उसकी वैल्यूज़ होंगी। +12 वैल्यू हो सकती है स्पिन की और स्पिन कितनी हो सकती है? -12। स्पिन अप हो सकती है और स्पिन डाउन हो सकती है, या फिर स्पिन कितनी हो सकती है? अल्फा और स्पिन कितनी हो सकती है? बीटा। आप कोई भी एक नोटेशन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपके चार क्वांटम नंबर थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और लास्ट था आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे दो टाइप से स्पिन कर सकता है। वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकता है। क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पिन होंगी? दो, +12 स्पिन और -12 स्पिन। क्लियर है? नाउ फाइनल पिक्चर। फाइनल पिक्चर बोलती है कि आपकी फर्स्ट सेल होती है 1, उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और एक ही सब सेल होगी n = 1। इसके अंदर सब सेल होगी ओनली 1s और उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 ऑर्बिटल। दूसरी सेल होगी n = 2, उसमें दो टाइप की सब सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, वो 2s में और 2p में। मुझे पता है s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है जबकि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। इसी तरीके से n = 3 सेल होगी और थर्ड सेल 3 पार्ट में डिवाइड होगी, फोर्थ सेल 4 पार्ट्स में। n = 3, 3s होगा, 3p होगा और उसमें कौन सा मिलेगा? 3d। s में एक ऑर्बिटल, p में आपके पास 3 ऑर्बिटल और d में आपके पास 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है? तो s में फर्स्ट सेल फर्स्ट सब सेल, सेकेंड सेल 2 सब सेल, थर्ड सेल 3 सब सेल। पहला होगा 1s, उसके बाद 2s 2p आएंगे, उसके बाद 3s 3p 3d आएंगे, उसके बाद 4s 4p 4d आएंगे। तो ये सारी सीक्वेंस हमें पता चलती हैं क्वांटम नंबर से। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें गिवन है What designation is given to the an orbital? ये वैल्यू दे रखी है, आप कौन सा डेजिग्नेशन इनको दोगे? n = 2 और l = 1। दूसरा वैल्यू दे रखी है n = 3, l = 0। थर्ड दे रखा है आपका n = 5, l = 3। राइट डाउन द नेम ऑफ द सब सेल्स, यानी l तक वैल्यू दे रखी है तो सब सेल मिलेगी। देखो सबसे पहले उसने बोला यहाँ पे n = कितना हो गया? 2। क्वेश्चन दे रखा है कि राइट डाउन द नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द सब सेल और ऑर्बिटल। तो n = 2 आ गया तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? 2 वैल्यू। n वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और l की वैल्यू n से 1 कम होगी। क्लियर है? तो n = कितना दे रखा है? 2 लिख दिया। l = 1, मैंने बोला था l की वैल्यू 0 1 2 3। l s होता है, 1 पे p होता है, 2 पे d होता है, 3 पे क्या होगा? f होगा। क्लियर है? अब देखो इसने l = कितना दे रखा है? 1, तो सब सेल कौन सी होगी? 2p। n = कितना दे रखा है? 3 और l कितना दे रखा है? 0, तो 3 लिख दिया आगे। और 0 किसके लिए लिखा जाता है? s के लिए, 3s। n = 5 दे रखा है, 5 लिखो। और l की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। l की वैल्यू 3 है तो कौन सा हो गया? 5f। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्या लिखना है? डेजिग्नेशन। इसके बाद दे रखा है राइट डाउन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, राइट डाउन द क्वांटम नंबर l, m और n। 4 पहला दे रखा है भाई इसने 3dx² - y²। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है
4dz²। थर्ड क्वेश्चन इसने दे रखा है 3px। करने की कोशिश करो इसको देख के कि सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखो, उसके बाद एल की वैल्यू लिखो और उसके बाद एमएल वैल्यूज लिखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे आगे जो चीज़ लिखी जाती है, सबसे आगे जो वैल्यू होती है वो मेन सेल के बारे में होती है, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना 3। सबसे आगे जो लिखा जाता है वो क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। सबसे आगे जो लिखा जाता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। अब देखो, अब यहाँ से ये कह रहा है कि मेरे पास सब सेल कौन सी है डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 2, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 2। डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 2। पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 1। नाउ बात आती है एम एल की। एम एल ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एम एल की वैल्यू फिक्स दे रखी है। एम एल की वैल्यू दिए गए ऑर्बिटल में कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे L की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो +2 भी हो सकती है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और -2 भी। आपकी मर्जी, आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से dz² ml की वैल्यू मान लो मैंने कितनी लिख दी 0, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू होगी +2 +1 0 -1 -2। L की वैल्यू +1 0 -1, इनमें से +1 0 -1, इनमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आगे क्या दे रखा है 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 3। फिर इसके बाद देखा यहाँ D दे रखा है, D के लिए तो L की वैल्यू कितनी होती है 2, तो L की वैल्यू 2। ml +2 +1 0 -1 और -2। अगर इलेक्ट्रॉन भी दे दे तो उसकी स्पिन आप लिख सकते हो, या तो +½ होगी या फिर कितनी होगी -½ होगी। इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी पूछ ले तो कितनी होगी +½ होगी या -½ होगी। इलेक्ट्रॉन की स्पिन पूछ ले तो +½ और -½ क्लियर है। तो इस तरीके से मुझे इनके बारे में डिटेक्ट करना है कि ये ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा और इनका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, कोई भी एक वैल्यू यहाँ से पॉसिबल हो सकती है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन कराए आपको, क्वांटम नंबर दे रखा है, सब सेल बतानी है, ऑर्बिटल बताना। ठीक है, या फिर आपको ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, आपको क्या बताना क्वांटम नंबर्स का सेट बताना। क्लियर। अब एक टाइप का और बचता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। हमें ये बताना कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर यहाँ पे करेक्ट है। पहला सेट दे रखा है n = 0, l = 0 और m = 0, सॉरी n = 1 है। सेकेंड सेट दे रखा है n = 2, l = 1 और ml दे रखा है उसने -1। थर्ड सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे रखा है n = 3, l = 2, ml = +1। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं रूल लिख देता हूँ। रूल ये था n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और l की बड़े से बड़ी वैल्यू हमेशा n-1 होगी, यानी n की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती 0। n की वैल्यू n कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, l मैक्सिमम विल बी n-1 और ml विल बी +l to -l इंक्लूडिंग 0, ms विल बी +½ और -½ दीज आर द रूल्स। इन रूल्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा कि दिया गया सेट ऑफ क्वांटम नंबर सही है या गलत है ना। तो देखो सबसे पहले चेक करते हैं पहले वाले सेट के अंदर। पहले वाले सेट में बोल रहा है कि n की वैल्यू कितनी है 1, n कैन हैव 1 वैल्यू, करेक्ट। n की वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कहता है कि l की मैक्सिमम वैल्यू बड़े से बड़ी वैल्यू होगी n-1 और n की वैल्यू 1 1 - 1 कितना 0। इसने 0 ही दे रखी है आपको, क्लियर है।
एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, n-1 0, और 0 से बनेगा एस सब सेल, ये भी याद रखना। इसके बाद कहता है कि एम एल की वैल्यू कितनी होगी, एम एल की वैल्यू होगी प्लस एल से लेके माइनस एल और 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आना चाहिए, और दे भी कितना रखा उसने, 0। दैट्स मीन दिस इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नहीं है, करेक्ट है। एल की मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो सकती है जितनी एन है उसमें से 1 माइनस करो, आंसर आया 0, दे भी कितना रखा है, 0। एम एल जितना एल है उतना ही एम एल होगा, प्लस एल से माइनस एल, दे भी रखा है 0, करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, करेक्ट है। एम एल ना एल मैक्सिमम कितना होगा, n-1, 2 माइनस 1 कितना, 1, दिस में भी मैक्सिमम, तो मिनिमम क्या हो सकता है, 0, मैक्सिमम कितना, 1, और इसने 1 ही दे रखा है यहाँ पे, करेक्ट है। अगर ये यहाँ 0 भी लिखता तो भी क्या होता, करेक्ट। एम एल होगा आपका प्लस एल से लेके माइनस एल और 0, तो +1 0 -1, इनमें से कोई एक वैल्यू, इसने एम एल -1 दे रखा है, करेक्ट है। नेक्स्ट इसने n की वैल्यू 3 दे रखी है, करेक्ट है। l की वैल्यू, l मैक्सिमम कितना होगा, n-1, तो 3 - 1 कितना हो सकता है, 2, ये तो मैक्सिमम है, मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना 2, तो बीच वाली वैल्यू कितनी 1, इसने 2 दे रखा है, करेक्ट है। ml +1 दे रखा है, तो ml की वैल्यू होगी प्लस एल से लेके माइनस एल और इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ पे l कितना है, 2 +2 +1 0 -1 -2, इनमें से कोई भी एक वैल्यू ml की हो सकती है, और उसने ml की कौन सी वैल्यू ले रखी है, +1, दैट्स मीन करेक्ट है ना। तो मुझे रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, मैंने 4 ही रूल बताए, इससे ज़्यादा नहीं। n की वैल्यू 0 मत करना, l की बड़े से बड़ी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू n-1 होगी, उससे नीचे वाली मिनिमम वैल्यूज़ पॉसिबल है। ml लिखते टाइम l को चेक करो, प्लस एल से माइनस एल और 0 की कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। जैसे वो ये भी पूछ सकता है ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर किस ऑर्बिटल के लिए दिया गया है, तो देखो n की वैल्यू 1 तो लिख दिया आगे 1, l की वैल्यू 0 तो कौन सा सब सेल, s सब सेल, n की वैल्यू कितनी 2 तो यहाँ पे आगे क्या लिख दिया 2, l की वैल्यू 1 तो कौन सा सब सेल, p सब सेल, तो क्या हो गया 2p। n की वैल्यू कितनी 3 तो आगे लिख दिया 3, l की वैल्यू 2 तो कौन सा सब सेल 2d, 3d कितना आ जाएगा 3d। तो इस टाइप के क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, 3 ही टाइप मिलती है। सेट ऑफ क्वांटम नंबर देके ऑर्बिटल के बारे में पूछेगा, ऑर्बिटल देके सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछ सकता है, और आपको कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट है, कौन सा क्वांटम नंबर इनकरेक्ट है। ओके, तो क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद अगला टॉपिक आता है कि जो सेल्स, जो सब सेल्स और जो ऑर्बिटल्स हमें मिले हैं उनको डिफरेंट एनर्जी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। यानी टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट। अच्छा टॉपिक है, बहुत हेल्प करेगा आगे वाली यूनिट्स के अंदर, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, ये कुछ भी नहीं होता। जो क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स बनाए हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, इट इज़ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी ऑर्डर। किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी सेल में या सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग का मेथड होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम, इन एनी एटॉमिक ऑर्बिटल, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे ना,
2, 8, 18, 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता था। इसी तरीके से मॉडर्न क्वांटम नंबर यानी मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, फिलिंग करना है। और वो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग के बाद बनता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं ये भी कह सकता हूँ इट रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटॉमिक सबसेल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है या ऑर्बिटल में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। क्लियर है जी। पहला रूल आता है, रूल नंबर 1, N+L रूल। रूल नंबर 1, N+L रूल। कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिलअप किया जाता है। रूल का नाम लिखा जाता है, रूल का नाम क्या होगा भाई? रूल इज योर, व्हाट इज द नेम ऑफ रूल? N+L रूल। और अबाव प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल और N+L रूल। N+L रूल और अबाव प्रिंसिपल बोला जाता है इसको। अबाव प्रिंसिपल थोड़ा करेक्ट कर लेना, AUF BAU है। अबाव प्रिंसिपल ये क्या बताता है? N+L रूल, इट टेल्स अबाउट द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सबसेल्स, यानी अलग अलग सबसेल्स की सीक्वेंस बताता है। सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सबसेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ठीक है। ये बताता है कि सबसे कम एनर्जी की सेल कौन सी होगी, सबसेल कौन सी होगी, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी की सेल या सबसे हाईएस्ट एनर्जी की सबसेल कौन सी होगी। कौन सी सबसेल सबसे नीचे रखी जाती है, कौन सी सबसेल सबसे ऊपर होती है। तो कहता है कि एनर्जी ऑफ ए सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी N+L। किसी भी सबसेल की एनर्जी उसकी N+L वैल्यू पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो इस N+L रूल को हम कई बार इसको N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, हाइयर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग सबसे लोवेस्ट एनर्जी की जो ऑर्बिटल होगी, जो सबसेल होगी, वो कौन सी होगी, 1s होगी। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले सबसेल कौन सी आती है, 1s। 1s के बाद बात आती है 2s और 2p। अब ये 2s और 2p में किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों का क्वांटम नंबर कितना है, 2। दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2। मैंने सबसे नीचे 1s को क्यों लिखा, सबसे नीचे हमने 1s को इसलिए लिखा क्योंकि इसके आगे जो क्वांटम नंबर दे रखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो कितना है, 1 है। लेकिन आगे आ गई 2s और 2p। 2s और 2p में किसकी एनर्जी कम होगी, N+L रूल से निकालेंगे। 2s और 2p, 2s 2p, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 2। आगे जो लिखा हुआ है l, s के लिए l 0 होता है, p के लिए l कितना होता है, 1। N+L, इसका 2 बना और इसका कितना बना, 3। जिसका N+L ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, हाइयर होगी। तो यहाँ पे एनर्जी किसकी हाइयर होगी, 2p की। तो ऊपर लिखा जाएगा 2p और उससे नीचे लिखा जाएगा 2s। तो पहले आएगा 1s, 1s के बाद क्या आएगा, 2s, 2s के बाद क्या आएगा, 2p। 2p के बाद बात आ जाती है 3s, 3p और 3d की। तो हमें ये तो पता है s और p में लोअर कौन सा आता है, s आता है। तो पहले कौन सा आ जाएगा, 3s, उसके बाद कौन आ जाएगा, 3p, 3p के बाद कौन आएगा, 3d। लेकिन 3d और 4s इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होगा। अब नॉर्मली यही चल रहा था, 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, तो 3s, 3s के बाद 3p। बात आ जाती है अब चेक करना मुझे 3d और 4s में, n की वैल्यू बताओ और l की। या n कितना होगा, 3, या n कितना होगा, 4, या l कितना होगा d के लिए 2, या s के लिए l कितना होगा, 0। N+L वैल्यू होगी 5 और यहाँ कितनी होगी, 4। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा, 3d की या 4s की,
जिसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगी उसका क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, हाइयर। तो यहाँ पे n प्लस एल किसके लिए ज़्यादा आ रहा है, 3D के लिए, तो एनर्जी 3D की ऊपर लिखी जाएगी और एनर्जी 4s की क्या होगी, लोअर होगी। यानी अगर मैं सीक्वेंस लिखूं, ऑर्बिटल फिलिंग की सीक्वेंस लिखूं, तो सबसे पहले किसका नाम आता है लोवेस्ट एनर्जी पे, 1s। 1s के बाद किसका नंबर आएगा, 2s। 2s के बाद किसका नंबर आएगा, 2p। 2p के बाद किसका आएगा, 3s। 3s के बाद कौन आएगा, 3p। 3p के बाद कौन आएगा, 4s। 4s के बाद कौन आएगा, 3d। दिस इज द सीक्वेंस। यानी सबसे लोवेस्ट एनर्जी की सबसेल कौन सी होगी, 1s। उसके बाद हायर एनर्जी 2s, उसके बाद और हायर एनर्जी 2p, नेक्स्ट 3s, नेक्स्ट 3p, नेक्स्ट 4s, फिर उसके बाद 3d। ध्यान रखना है यहाँ पे ध्यान देना है। 3d और 4s क्वेश्चन पूछता है विच विल हैव हायर एनर्जी, 3d और 4s। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n प्लस एल। आप पहले n वैल्यू देखोगे उसकी, इसकी n 3 है, इसका n कितना है, 4। l d के लिए l 2 होता है, s के लिए l कितना होता है, 0। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है हायर दी n प्लस एल वैल्यू, हायर द n प्लस एल वैल्यू, हायर विल बी एनर्जी, हायर विल बी एनर्जी। ठीक है, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली टू दी n प्लस 1। लोअर एनर्जी सबसेल, लोअर एनर्जी सबसेल विल बी फिल्डेड फर्स्ट, विल बी फिल्डेड फर्स्ट। यानी पहले कौन सी सबसेल भरी जाती है जिसकी एनर्जी कम होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s से। पहले सारी 1s भरेगी, 1s में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली भर जाएंगे, फिर किस पे जाएंगे, 2s पे। 2s जब कंप्लीटली भर जाएगी तो किस पे जाएंगे, 2p पे। 1s में एक ऑर्बिटल होता है, 2s में एक होता है, 2p में कितने होते हैं, 3, 3s में एक, 3p में कितने, 3, 4s में कितना, 1, और 3d में कितने, 5। कैसे पता चलता है, s सबसेल में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, ठीक है, और d में कितने, 5। s में 1, p में 3, d में 5, और f में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। तो सबसे पहले वो ऑर्बिटल या वो सबसेल भरी जाती है जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लोवेस्ट एनर्जी सबसेल विल बी फिल्डेड फर्स्ट। दिस इज द अबव प्रिंसिपल और n प्लस एल रूल। पेपर में आ जाता है व्हाट इज द अबव प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल tells about the sequence of the different subcells according to their energy। एनर्जी के अकॉर्डिंग उन सब सेल्स की अरेंजमेंट बताता है। हायर द n प्लस एल वैल्यू, हायर विल बी एनर्जी, और लोअर द n प्लस एल वैल्यू, लोअर विल बी एनर्जी। सो सबसे लोवेस्ट एनर्जी सब सेल होगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर आएगा 3d, है ना। ये इस तरीके से ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस लिखी जाती, सही है। इसके बाद कहता है जिसकी एनर्जी कम होगी दैट विल बी फिल्डेड फर्स्ट, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी दैट विल बी फिल्डेड आफ्टर दैट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम मुझे पता चल गया कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल आना है दैट इज़ 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, और आफ्टर दैट 4s, आफ्टर दैट 3d, है ना। इससे भी आगे पढ़ेंगे इसको। 1s इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, s इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, p चाहे p किसी का भी हो कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और s कितना, 1। p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, s में कितना, 1, d में कितने ऑर्बिटल, 5, 1, 2, 3, 4। ये यहाँ पे ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, 2। तो पहले s में सिर्फ 1 होंगे, p में 3 होंगे, और d में कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल्स। क्लियर है। तो आज हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़िमुथल को रिकैप किया। उसके बाद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिससे मुझे ये पता चला कि एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। सारे ओड नंबर्स होंगे, s में 1, p में 3, d में 5 और f में 7। इसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन 2 टाइप का मोशन शो करता है, एक तो ऑर्बिटल में रोटेट करता है, एक अपनी स्पिन पे रोटेट करता है। जब वो स्पिन पे रोटेट करता है तो जनरेट होता है स्पिन क्वांटम नंबर। 2 टाइप की स्पिनिंग हो सकती है, क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज, अप स्पिन और डाउन स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि आपका इलेक्ट्रॉन फिलिंग की सीक्वेंस क्या होती है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किसी भी एटम में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको लिखने का पहला रूल है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल बोलता है
कि सबसे लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा जिसकी लोअर n+l वैल्यू, यानी 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s आएगा रादर देन 3d, रादर देन क्या आएगा 3d। तो यहाँ तक का आपको इसको स्टडी करना है। क्वेश्चंस मैं दूंगा इसके कुछ, वो सॉल्व करने हैं और अबाउ प्रिंसिपल तक का टॉपिक डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसका समरी करेंगे। क्लियर है? तो ये चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचा है आपका, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, आफ्टर दैट पाउलीज प्रिंसिपल और एक नोड्स, सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।